नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। वो बिना ऊंची आवाज उठाए, बिना किसी कोशिश के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनके कमरे में आने से पहले ही माहौल बदलने लगता है। हवा थोड़ी भारी, थोड़ी सतर्क महसूस होती है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जितना बोल लें, कोई सुनता ही नहीं। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि असर शब्दों में नहीं, बल्कि उस एहसास में छिपा होता है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। यानी इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं, बल्कि उस एनर्जी से शुरू होता है जो तुम भीतर महसूस करते हो। हम रोज बातें करते हैं, परिवार से, दोस्तों से, काम पर लोगों से, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के संकेतों से होता है। आंखों की दिशा, सांस की लय, चेहरे की हल्की हरकतें, ये सब हमारे सबकॉन्शियस की भाषा बोलते हैं। और सामने वाला व्यक्ति इन संकेतों को बिना जाने समझता रहता है। यही इन्फ्लुएंस की शुरुआत है, जहां असर शब्दों से नहीं, बल्कि उपस्थिति से होता है। हर इंसान दो स्तर पर सोचता है, एक उसका कॉन्शियस माइंड जो बात करता है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो फैसले लेता है। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि तुम्हारा सचेत मन बोलता है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन निर्णय लेता है। तो सोचो, अगर तुम किसी के सबकॉन्शियस तक पहुंच सको तो तुम बिना कोशिश किए उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हो। यही कला है जिसे अमांडा हार्वर्ड कहती हैं द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंट परसुएजन। जब कोई व्यक्ति पहली बार तुम्हें देखता है तो उसके दिमाग में कुछ ही सेकंड में तुम्हारी पूरी छवि बन जाती है। तुम्हारा चलना, पहनावा, मुस्कान और पोस्चर सब मिलकर एक इंप्रेशन बना देते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी तुम कहते हो वो उसी प्रारंभिक धारणा के आधार पर समझा जाता है। हार्वर्ड लिखती हैं कि लोग वही मानते हैं जो उन्हें सच जैसा महसूस होता है, जरूरी नहीं कि जो वास्तव में सच हो। यानी अगर तुम शुरुआत में ही विश्वसनीय महसूस हुए तो आधा असर वहीं हो गया। यहीं से शुरू होता है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी दिमाग की भाषा को समझने और बदलने की कला। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना एक प्रोग्राम है। उसका सोचने और महसूस करने का तरीका एक विशेष पैटर्न में चलता है। अगर तुम यह पैटर्न समझ लो तो बिना दबाव डाले किसी को प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दृश्य कल्पना वाला है तो वो कहेगा, मुझे दिखाई देता है कि। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक है तो वो कहेगा, मुझे महसूस होता है कि। अब तुम्हारा काम है उसी की भाषा में बात करना, क्योंकि दिमाग समानता पर भरोसा करता है। हार्वर्ड कहती हैं कि लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो उनके अवचेतन की भाषा बोलता है। इन्फ्लुएंस की एक और शक्तिशाली तकनीक है मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव, आवाज के स्वर या मुद्रा को हल्के से प्रतिबिंबित करना। इससे उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अपने जैसा मानने लगता है और तुरंत एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन बेहद प्रभावशाली। हार्वर्ड इसे द मिरर लूप कहती हैं, एक मानसिक चक्र जहां समानता भरोसा पैदा करती है। लेकिन हार्वर्ड चेतावनी देती हैं कि इन्फ्लुएंस की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है तो तुम्हारा शरीर भी अस्थिर दिखेगा। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम्हारी आवाज में झिझक सुनाई देगी। हार्वर्ड कहती हैं कि कमरे में सबसे स्थिर और शांत मन ही माहौल की लय तय करता है। वो एक उदाहरण देती हैं, एक कॉर्पोरेट लीडर का, जो जैसे ही मीटिंग में प्रवेश करता था पूरा कमरा शांत हो जाता था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अद्भुत गहराई है, लेकिन असल में वो शक्ति उसकी ध्यान साधना से आती थी। हर मीटिंग से पहले वो कुछ मिनट गहरी सांसें लेता था। उसकी स्थिरता सबको महसूस होती थी। लोग उसकी बातों को नहीं, बल्कि उसकी निश्चितता को मानते थे। हार्वर्ड कहती हैं कि लोग आत्मविश्वास का नहीं, बल्कि स्थिरता का अनुसरण करते हैं। आत्मविश्वास दिखाया जा सकता है, पर स्थिरता महसूस होती है। जब तुम्हारे शब्द और ऊर्जा एक जैसी हो जाती हैं, तो तुम सिर्फ बोलते नहीं, तुम अपने अस्तित्व से प्रभाव डालते हो। अब सवाल उठता है, क्या इन्फ्लुएंस एक तरह की चालबाजी है? हार्वर्ड स्पष्ट कहती हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि जुड़ाव है। अगर तुम्हारा इरादा साफ नहीं है तो सामने वाला शायद न समझे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस समझ जाता है, क्योंकि झूठे इरादों की ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है। आंखों की पुतलियों की हल्की हरकतों, चेहरे के सूक्ष्म भावों और आवाज की कंपकंपी से। इसलिए इन्फ्लुएंस की पहली शर्त है आंतरिक एकरूपता। जो सोचो वही महसूस करो, और जो महसूस करो वही बोलो। यही सच्चाई तुम्हारे संवाद को वास्तविक ताकत देती है। हार्वर्ड कहती हैं कि इन्फ्लुएंस में महारत का मतलब है अपने भीतर एकरूपता प्राप्त करना, और यह एक दिन में नहीं होता। इसके लिए अपने विचारों, डर और सीमित मान्यताओं को बदलना पड़ता है। अगर तुम भीतर से असुरक्षित हो तो तुम्हारा शरीर मान्यता मांगने लगेगा, लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो
तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सुरक्षित महसूस कराएगी। इन्फ्लुएंस का अर्थ है तुम्हारी उपस्थिति इतनी संतुलित हो कि लोग तुम्हारे आसपास रहकर खुद को बेहतर महसूस करें। और यहीं से अमांडा हार्वर्ड की असली यात्रा शुरू होती है। वो सिखाती हैं कि कैसे तुम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करके हर बातचीत को एक मानसिक लाभ में बदल सकते हो। इन्फ्लुएंस कोई चाल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां तुम दूसरों के व्यवहार को नहीं बल्कि उनकी चेतना को दिशा देते हो। हर इंसान खुद को समझदार मानता है। उसे लगता है कि उसके फैसले तर्क और समझदारी से बनते हैं, कि वो पूरी जानकारी देखकर सोच विचार करके निर्णय लेता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ज्यादातर फैसले भावनाओं से बनते हैं और तर्क तो बाद में आता है, बस अपने फैसले को सही ठहराने के लिए। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि लोग दिमाग से नहीं दिल से निर्णय लेते हैं और फिर दिमाग उस फैसले को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढता है। इसका मतलब साफ है, जब तक तुम किसी व्यक्ति की भावनाओं को नहीं छूते तब तक तुम उसे नहीं बदल सकते। यही इन्फ्लुएंस का पहला सिद्धांत है, तर्क नहीं, भावना को छूना। जब कोई बात तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या उत्साह जगाती है तो उस समय दिमाग तर्क नहीं सोचता, वह अर्थ खोजने लगता है। और वही पल होता है जब प्रभाव पैदा होता है। सोचो, जब कोई विक्रेता तुम्हें किसी वस्तु के फीचर बताता है तो तुम्हारा मन बस सुनता है पर निर्णय नहीं लेता। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि यह चीज तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगी, तुम्हारी परेशानी खत्म कर देगी, तो तुम्हारा दिमाग आंकड़े नहीं गिनता, वह तस्वीर देखने लगता है, उस जीवन की जिसमें दर्द नहीं है। यही से मनोवैज्ञानिक प्रभाव शुरू होता है। अमांडा हार्वर्ड लिखती हैं कि असर इस बात पर नहीं होता कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि इस पर होता है कि सामने वाला क्या महसूस करता है जब तुम बोलते हो। लोग तुम्हारे शब्द नहीं खरीदते, वो अपनी भावनाओं की राहत खरीदते हैं। और यही बात सबसे दिलचस्प है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ भावनात्मक बटन होते हैं। ये वो बिंदु हैं जो उसे तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हैं, जैसे डर, अपराध बोध, गर्व, अपनापन, प्रेम या अस्वीकार किए जाने का भय। अगर तुम इन बटनों को पहचानना सीख जाओ तो तुम किसी भी बातचीत का रुख मोड़ सकते हो। सामने वाले को यह भी महसूस नहीं होगा कि उसने निर्णय खुद नहीं लिया, बल्कि तुमने उससे लिया है। अमांडा हार्वर्ड इसका एक प्रयोग बताती हैं। उन्होंने 2 समूहों को एक ही बात अलग तरीके से कही। पहले समूह से कहा गया, अगर आप यह कदम नहीं उठाते तो आपको नुकसान होगा। और दूसरे समूह से कहा गया, अगर आप यह कदम उठाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बात वही थी, फर्क केवल शब्दों के ढंग में था, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। पहले समूह के लोग दोगुने उत्साह से कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए। इससे पता चलता है कि डर का असर उम्मीद से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि मन का सबसे बड़ा झुकाव यही होता है कि हम कुछ खोने के डर से ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बजाय कुछ पाने की उम्मीद में। अमांडा हार्वर्ड का निष्कर्ष साफ है, अगर तुम इन्फ्लुएंस सीखना चाहते हो तो इंसान के अंदर के भावनात्मक नक्शे को समझो, क्योंकि तर्क दिमाग को समझाता है लेकिन भावना दिमाग को आदेश देती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनका चलना, खड़ा होना, देखना सब कुछ अलग होता है। वो कुछ खास करते नहीं, बस होते हैं और माहौल अपने आप बदल जाता है। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से पहले बोलता है। यानी जब तुम किसी से बात करने जाते हो, तुम्हारा शरीर पहले ही बता देता है कि तुम आत्मविश्वासी हो या असुरक्षित। तुम्हारा खड़ा होने का तरीका, आंखों का संपर्क, हाथों के इशारे, ये सब वो संकेत हैं जिन्हें सामने वाला व्यक्ति अनजाने में तुरंत समझ लेता है। हार्वर्ड इसको नॉन वर्बल हायरार्की कहती हैं। हर बातचीत में बिना बोले ही यह तय हो जाता है कि कौन आगे है और कौन पीछे, और यह फैसला शब्दों से नहीं बल्कि शरीर की भाषा से होता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, उसके कंधे खुले हैं, आंखें सामने टिकी हैं और उसके हाव भाव स्थिर हैं, तो उसका दिमाग आत्मविश्वास की स्थिति में है। सामने वाला व्यक्ति उसे अपने आप सम्मान देने लगता है, क्योंकि मन डोमिनेंस यानी नेतृत्व को पहचान लेता है। लेकिन अगर कोई झुका हुआ है, हाथ पैर हिला रहा है, नजरें चुरा रहा है, तो सामने वाले का सबकॉन्शियस तुरंत समझ जाता है कि यह व्यक्ति अस्थिर या असुरक्षित है, और फिर उसकी बात का असर कम हो जाता है। हार्वर्ड कहती हैं कि शरीर झूठ नहीं बोलता। यह इन्फ्लुएंस की बुनियाद है, क्योंकि शब्दों से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन शरीर हमेशा सच्चाई दिखा देता है। अब यहाँ आती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की ताकत। हार्वर्ड समझाती हैं कि अगर तुम अपने शरीर को मन की तरह और मन को शरीर की तरह इस्तेमाल करना सीख लो, तो तुम अपनी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बस कुछ मिनट के लिए शक्तिशाली मुद्रा में खड़े हो जाओ। सीना सीधा रखो, सिर ऊपर, नजर स्थिर,
और गहरी सांस लो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारे शरीर में आत्मविश्वास से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तनाव कम होता है और दिमाग शांत महसूस करता है। हार्वर्ड इस विचार को एमी कडी के शरीर भाषा वाले शोध से जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, यह एक अवस्था है जिसे शरीर अपनाता है। यानी जब तक तुम अपने शरीर को शक्ति की स्थिति में नहीं लाते, तुम्हारा मन भी शक्ति में नहीं आ सकता। यही इन्फ्लुएंस की असली दिशा बदलती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी अवस्था महसूस करते हैं। जब तुम भीतर से शांत, स्थिर और केंद्रित होते हो तो तुम्हारी चाल में दृढ़ता होती है, तुम्हारी नजर में साफपन होता है। सामने वाला व्यक्ति तुरंत महसूस करता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। हार्वर्ड बताती हैं कि आंखों का संपर्क इन्फ्लुएंस का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे प्रभावी हथियार है। अगर तुम किसी व्यक्ति को बहुत देर तक देखते रहो तो वह उसे दबाव समझता है, और अगर बहुत कम देखते हो तो वह असुरक्षा का संकेत देता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। स्थिर नजर, स्वाभाविक रुकावटें और हल्की मुस्कान, यही संयोजन किसी भी बातचीत को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। अब बात करते हैं मिररिंग की। हार्वर्ड कहती हैं कि जब तुम किसी व्यक्ति की मुद्रा, आवाज के स्वर या हाथों की हरकतों को हल्के रूप में प्रतिबिंबित करते हो तो उसका अवचेतन मन तुम्हें अपने जैसा मानने लगता है। दिमाग समानता को सुरक्षा के संकेत के रूप में पहचानता है। इसी तकनीक को NLP में रिपोर्ट बिल्डिंग कहा जाता है, और यही हर सफल नेता, वार्ताकार और इन्फ्लुएंसर का गुप्त हथियार है। अमांडा हार्वर्ड का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। शब्द जानकारी देते हैं, लेकिन शरीर परिवर्तन लाता है। अगर तुम इन्फ्लुएंस की असली ताकत चाहते हो तो पहले अपने शरीर पर नियंत्रण पाना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करते हो तो लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। हम सब ये मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारी जिंदगी चलती है उन प्रोग्राम्स से जो हमारे अंदर बचपन से इंस्टॉल हो चुके हैं। वही सोच, वही पैटर्न जो हमें यह तक नहीं पता चलता कि कब हमारी पहचान बन गए। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं, हमारा दिमाग सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक पैटर्न मशीन है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई विचार सही है या गलत। अगर कोई सोच बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसे सत्य मान लेता है। यही कारण है कि NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन्फ्लुएंस की सबसे उन्नत साइंस मानी जाती है। इसका उद्देश्य दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि खुद के दिमाग को फिर से स्ट्रक्चर करना है। हार्वर्ड समझाती हैं कि हर इंसान के भीतर 3 परतें होती हैं। पहली, विचार यानी तुम्हारी सोच। दूसरी, भाषा यानी तुम्हारे शब्द। और तीसरी, प्रोग्रामिंग यानी वो विश्वास जो तुम्हारे अवचेतन में दर्ज हैं। NLP इन तीनों को जोड़ने की कला है। दिमाग, भाषा और पैटर्न को एक दिशा में लाना। वो एक बहुत सरल उदाहरण देती हैं। अगर कोई बार बार कहे, मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो उसका दिमाग उस वाक्य को एक आदेश की तरह सुनता है, और हर बार जब वो मंच पर जाता है वही प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, डर का प्रोग्राम। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अपनी भाषा बदले और कहे, मैं लोगों के सामने अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हूं, तो दिमाग धीरे धीरे एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने लगता है, आत्मविश्वास का प्रोग्राम। हार्वर्ड कहती हैं, हर शब्द जो तुम बोलते हो वह तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक निर्देश होता है। यानी तुम्हारा हर वाक्य तुम्हारे दिमाग का कोड बदल रहा होता है। या तो तुम्हें शक्ति दे रहा है या तुम्हें कमजोर बना रहा है। अब असली खेल शुरू होता है, एंकरिंग का। NLP में एंकरिंग का मतलब होता है किसी खास भावना को किसी शारीरिक संकेत से जोड़ देना। जैसे जब तुम किसी जीत या खुशी के पल में अपने हाथ को मुट्ठी में भींचते हो तो दिमाग उस हरकत को उस भावना से जोड़ लेता है। बाद में जब तुम वही हरकत दोहराते हो तो वही आत्मविश्वास फिर से जाग जाता है। हार्वर्ड कहती हैं, भावनाएं ऐप्स की तरह होती हैं, बस सही बटन दबाने की जरूरत होती है। इस अवधारणा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें डर, गुस्सा या तनाव को खत्म करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने मन को सिखाना है कि कौन सी भावना कब चालू करनी है। उस पल तुम अपने स्टेट के मालिक बन जाते हो, गुलाम नहीं। वो आगे बताती हैं कि हमारा अवचेतन मन हर बात को सीधे तौर पर लेता है। अगर तुम कहते हो, मुझे असफलता नहीं चाहिए, तो दिमाग सिर्फ असफलता शब्द को पकड़ता है, क्योंकि अवचेतन में नहीं जैसा कोई विचार नहीं होता। वो शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों और भावनाओं में सोचता है। इसीलिए NLP का पहला नियम है, अपने मन से शब्दों में नहीं, तस्वीरों में बात करो। तुम जितना अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हो, तुम्हारा दिमाग उतना ही नया न्यूरल पैटर्न बनाता है। यही कारण है कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं। ओलंपिक खिलाड़ी अपनी जीत की कल्पना बार बार करते हैं, क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता।
वो हर बार उस कल्पना को अभ्यास मानता है। हार्वर्ड इसे कहती हैं, दोहराव ही प्रोग्रामिंग की जननी है। अगर तुम किसी विचार या विश्वास को बार बार दोहराते हो तो आखिरकार वह तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, और जब ऐसा होता है तब व्यवहार बदलना सहज हो जाता है। किताब का सबसे प्रभावशाली पल तब आता है जब हार्वर्ड कहती हैं, तुम पुराने आदेशों से नई जिंदगी नहीं बना सकते। जब तक तुम अपनी पुरानी भाषा और पुराने पैटर्न नहीं बदलते, नई सोच टिक नहीं सकती। इन्फ्लुएंस और सफलता दोनों की शुरुआत यहीं से होती है, जब तुम अपने दिमाग के भीतर लिखे हुए कोड को फिर से लिखना शुरू करते हो। हार्वर्ड का तरीका सरल लेकिन गहरा है। पहले पुराने विश्वासों को पहचानो, फिर उन्हें सवालों से चुनौती दो, फिर नए और सशक्त विचारों को अपनाओ, और अंत में दोहराव और कल्पना से उन्हें मजबूत बनाओ। वो कहती हैं, बदलाव तब नहीं आता जब तुम कुछ नया सीखते हो, बल्कि तब आता है जब तुम पुराने झूठे विश्वासों को सच मानना बंद कर देते हो। और यही है असली NLP माइंडसेट। अपने दिमाग को एक सॉफ्टवेयर की तरह देखना, जहां हर विचार एक कोड है और हर भावना एक आदेश। अगर तुम इन कोड्स को समझ लो तो तुम अपनी हकीकत खुद लिख सकते हो। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि सफलता ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि अलग तरह से सोचने से आती है। तुम्हारा माइंडसेट वो फिल्टर है जिसके जरिए तुम दुनिया को देखते हो। अगर वो फिल्टर साफ नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा ध्यान बिखर जाएगा और नतीजे भी उलझे हुए मिलेंगे। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस दिमाग को बदलते हैं जिसने उनकी जिंदगी बनाई है। जब तक तुम अपनी सोच की गुणवत्ता नहीं बदलते, तुम्हारी जिंदगी बस नए हालातों में पुराने पैटर्न दोहराती रहती है। अब हार्वर्ड समझाती हैं कि अप्लाइड इन्फ्लुएंस का मतलब है अपनी मानसिकता को इस तरह से संतुलित करना कि लोग तुम्हारी बात सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। वो इस प्रक्रिया को 3 स्तरों में बांटती है: उपस्थित होना, भाषा और ऊर्जा। सबसे पहले बात करते हैं उपस्थित होने की। हार्वर्ड कहती हैं कि उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि लोग जब तुम्हें देखें तब तुम क्या कर रहे हो। उपस्थिति का असली अर्थ है जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो लोग क्या महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा होती है, आत्मविश्वास, शांति या अव्यवस्था, वही लोग महसूस करते हैं। कई बार लोग तुम्हारे शब्द भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि तुम्हारे साथ रहकर उन्होंने कैसा महसूस किया। यही है उपस्थिति की असली ताकत। हार्वर्ड बताती हैं कि उपस्थिति को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ध्यान, धीमी सांसें और सचेत शरीर मुद्रा से। जब तुम अपने शरीर को केंद्रित रखते हो तो तुम्हारा मन स्वतः स्थिर हो जाता है और तुम बिना कुछ बोले भी नियंत्रण में नजर आते हो। दूसरा स्तर है भाषा का। हार्वर्ड कहती हैं कि भाषा वास्तविकता का वर्णन नहीं करती, बल्कि उसे बनाती है। तुम्हारे शब्द सिर्फ भावनाओं को नहीं बताते, वो उन्हें पैदा करते हैं। जब तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है, तो दिमाग उस भावना को सक्रिय कर देता है, और जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं, तो दिमाग उसी तैयारी की स्थिति को महसूस करने लगता है। इन्फ्लुएंस के लिए हार्वर्ड पावर लैंग्वेज सिखाती है, यानी ऐसी भाषा जो लोगों के अवचेतन मन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो तुम्हें ये करना ही होगा, तो यह दबाव पैदा करता है। लेकिन अगर तुम कहो सोचो अगर तुम ऐसा कर सको तो क्या बदलाव आएगा, तो यह संभावना का एहसास जगाता है। पहला वाक्य बंद दरवाजा है, दूसरा खुला हुआ रास्ता। दिमाग हमेशा संभावना की दिशा में बढ़ना पसंद करता है। हार्वर्ड कहती हैं कि मनाने की कला धक्का देने में नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर दरवाजे खोलने में है। अगर तुम किसी में जिज्ञासा, कल्पना और भरोसा पैदा कर दो, तो वो खुद उसी दिशा में चलने लगता है जो तुम चाहते हो। यही है सूक्ष्म प्रभाव की असली कला। तीसरा स्तर है ऊर्जा का। प्रभाव केवल शब्दों या हाव भाव से नहीं आता, वो तुम्हारी ऊर्जा से आता है। हार्वर्ड बताती हैं कि हर व्यक्ति के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र होता है जो उसकी भावनात्मक स्थिति से जुड़ा होता है। जब तुम शांत और आत्मविश्वासी होते हो तो यह ऊर्जा स्थिर रहती है, लेकिन जब तुम चिंतित या रक्षात्मक होते हो तो यह ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और सामने वाला उसे महसूस कर लेता है, भले ही तुम कुछ कहो या न कहो। हार्वर्ड कहती हैं कि दुनिया को प्रभावित करने से पहले अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखो। असली प्रभाव तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारे शब्दों में वजन आता है। लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि मानते हैं। अब हार्वर्ड इसके व्यावहारिक प्रयोग समझाती हैं। जब तुम किसी बैठक में जाओ तो एजेंडा से पहले अपनी ऊर्जा सेट करो। अपने मन को शांत, केंद्रित और वर्तमान में रखो। शब्द ऐसे चुनो जो प्रेरणा जगाए, दबाव नहीं डालें। और जब कोई तुम्हारे विचार से असहमति जताए तो रक्षात्मक मत बनो,
उसकी बात को प्रतिबिंबित करो और नए दृष्टिकोण से पेश करो। अगर कोई कहे मुझे ये विचार व्यवहारिक नहीं लगता, तो तुम कहो बिल्कुल सही कहा, और शायद उसे व्यवहारिक बनाना ही हमारी असली ताकत है। इस तरह तुम विरोध को रुकावट नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर बना लेते हो। यही है मनोवैज्ञानिक एइकिडो, जहां जीत जोर से नहीं प्रवाह से होती है। हार्वर्ड कहती हैं कि प्रभाव का मतलब वर्चस्व नहीं, तालमेल है। तुम किसी को हराने नहीं बल्कि उसके विचारों के प्रवाह के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, और जब जुड़ाव बन जाता है तो मनाना अपने आप हो जाता है। इस हिस्से का सबसे तीखा और सटीक विचार है, लोगों से बात उन्हें मनाने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए करो। क्योंकि लोग तर्क नहीं सुनते, वो भावना, स्वर और सच्चाई महसूस करते हैं। इसलिए प्रभाव का अंतिम रहस्य यही है, वास्तविक रहो, जमीन से जुड़े रहो और जागरूक रहो। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा होता है, दुनिया उसी की आवाज सुनती है। अमांडा हार्वर्ड कहती हैं कि नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि स्पष्टता है। सच्चा नेता वो नहीं जो दूसरों को आदेश दे, बल्कि वो है जो उनके भीतर की दृष्टि को जागृत कर दे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रभाव और नेतृत्व एक ही चीज है, लेकिन हार्वर्ड साफ कहती हैं कि ऐसा नहीं है। प्रभाव अस्थायी होता है, वो किसी की राय बदल सकता है, लेकिन नेतृत्व स्थायी होता है, वो किसी की सोचने की दिशा ही बदल देता है। एक सच्चे नेता का सबसे बड़ा हथियार उसका अहंकार पर नियंत्रण होता है। हार्वर्ड लिखती हैं कि अहंकार दिखाना चाहता है, लेकिन नेतृत्व असर डालना चाहता है। फर्क बहुत बारीक है। दिखाना कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन असर हमेशा के लिए। जब किसी टीम में लोग खुद से प्रेरित होकर काम करते हैं, तो वह प्रभाव नहीं बल्कि नेतृत्व होता है। और इस नेतृत्व की जड़ है भावनात्मक जुड़ाव, यानी अपने लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता। हार्वर्ड बताती हैं कि एक नेता का दिमाग सिर्फ रणनीतिक नहीं होता, वो संवेदनशील भी होता है। उसे समझ होती है कि हर इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता। कई बार उसे बस ये महसूस होना जरूरी होता है कि उसे समझा गया है। हार्वर्ड कहती हैं कि लोग किसी दृष्टि का अनुसरण नहीं करते, बल्कि इस बात का करते हैं कि उन्हें उस दृष्टि के बारे में कैसा महसूस कराया गया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ चलें, तो पहले उन्हें ये एहसास दो कि उनकी भावनाएं और विचार मायने रखते हैं। यही है नेतृत्व का पहला सिद्धांत, भावनात्मक समावेशन। अब हार्वर्ड एक शक्तिशाली मॉडल समझाती है, जिसे वह सर्कल ऑफ अलाइनमेंट कहती है। इसमें 3 परतें होती हैं, दृष्टि, कंपन और मान्यता। दृष्टि यानी दिशा, कंपन यानी तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, और मान्यता यानी दूसरों को महत्व देना। हार्वर्ड कहती हैं कि दृष्टि तुम्हें दिशा देती है, कंपन लोगों को आकर्षित करती है, और मान्यता उन्हें तुम्हारे साथ जोड़ती है। जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति भी चुंबक बन जाता है। वो आगे कहती हैं कि तुम्हारी मानसिक अवस्था संक्रामक होती है। अगर तुम शांत हो, केंद्रित हो और ध्यान में हो, तो तुम्हारी टीम भी वैसी हो जाती है। लेकिन अगर तुम घबराए हुए या रक्षात्मक हो, तो वही ऊर्जा पूरे समूह में फैल जाती है। नेतृत्व का असली खेल चेहरे के छोटे भावों में छिपा होता है। तुम्हारी हल्की मुस्कान, बोलने का लहजा और रुकने का अंदाज सब मिलकर अवचेतन स्तर पर संदेश भेजते हैं। हार्वर्ड इसे भावनात्मक संक्रमण प्रभाव कहती हैं। वो बताती हैं कि हर समूह का नेता उस समूह की भावनात्मक धुन तय करता है। अगर नेता स्थिर है तो समूह भी स्थिर रहेगा, और अगर नेता अस्थिर है तो पूरा संगठन उसी तरह अस्थिर हो जाएगा। इसलिए वो सलाह देती हैं कि लोगों को तनाव से नहीं बल्कि उपस्थिति से संभालो। उपस्थिति का मतलब है कि तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान क्षण में हो। जब तुम पूरे फोकस के साथ किसी से बात करते हो, तो उसका अवचेतन तुम्हारे प्रति तुरंत भरोसा महसूस करता है। हार्वर्ड कहती हैं कि ध्यान सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली सम्मान का रूप है, और नेतृत्व की असली जड़ यही है, लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और उनकी राय मायने रखती है। हार्वर्ड आगे नेतृत्व संवाद के 3 सुनहरे सिद्धांत बताती हैं। पहला, वास्तविकता को पूर्णता से ऊपर रखो। लोग परफेक्ट नेता नहीं चाहते, वो सच्चे नेता चाहते हैं जो गलती स्वीकार कर सके और जो कमजोरी को ईमानदारी माने। दूसरा, दृष्टि को नियंत्रण से ऊपर रखो। नियंत्रण केवल अस्थायी आज्ञा देता है, लेकिन दृष्टि स्थायी निष्ठा बनाती है। जब तुम अपने उद्देश्य को इतनी स्पष्टता से जीते हो कि लोग खुद उसमें अर्थ देखने लगें, तब तुम्हें किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद प्रेरित होकर चलने लगते हैं। तीसरा, जुड़ाव को आदेश से ऊपर रखो। हर निर्देश से पहले संबंध बनाना जरूरी है। हार्वर्ड कहती हैं कि जुड़ाव के बिना दिशा सिर्फ शोर बन जाती है। जब तुम किसी व्यक्ति की मनोविज्ञान को समझते हो, उसकी प्रेरणा, उसका डर
और उसके विश्वास, तब तुम्हारे शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। हार्वर्ड एक दिलचस्प बात कहती है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक समान गुण होता है, शांत तीव्रता। वो न तो बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, न बहुत चुप रहते हैं। उनके हर हाव भाव में संतुलन होता है, हर विराम सोच समझ कर लिया जाता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का असर गहरा होता है, क्योंकि उनके शब्द ऊर्जा से भरे होते हैं और उनकी ऊर्जा उद्देश्य से जुड़ी होती है। हार्वर्ड कहती हैं कि महान नेता ऊर्जा की मांग नहीं करते, वो खुद ऊर्जा पैदा करते हैं। वो दूसरों से प्रेरणा नहीं लेते, बल्कि खुद प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। नेतृत्व मनोविज्ञान का अंतिम सार हार्वर्ड एक वाक्य में देती है, दूसरों को प्रभावित करो अपनी सत्ता से नहीं, बल्कि अपने संतुलन से। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता, निरंतरता और करुणा तीनों मौजूद होते हैं, तो लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे मौन पर भरोसा करते हैं। यही वो स्तर है जहां न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रभाव और मनोविज्ञान एक साथ मिलकर सच्चे नेतृत्व में बदल जाते हैं। अमांडा हार्वर्ड इस हिस्से में एक बात साफ कहती हैं कि असली प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस बाहर के लोगों पर नियंत्रण पाने की कला नहीं है, बल्कि अपने भीतर चल रहे पैटर्न्स पर महारत हासिल करने की प्रक्रिया है। और यहीं से वो एडवांस्ड एनएलपी माइंडसेट की गहराई में उतरती हैं। हर इंसान के दिमाग में कुछ मानसिक लूप चलते रहते हैं, जिन्हें हार्वर्ड न्यूरोलॉजिकल लूप्स कहती हैं। इसका मतलब है बार बार दोहराए जाने वाला एक चक्र, सोच, भावना और क्रिया का। तुम कुछ सोचते हो, वो सोच तुम्हें एक भावना में ले जाती है, वो भावना तुम्हारे काम को तय करती है और वही काम तुम्हारी अगली सोच को आकार देता है। यानी तुम रोज एक ही पैटर्न को दोहराते रहते हो, बस परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हार्वर्ड कहती हैं कि जब तक तुम इस लूप को तोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। वो बताती हैं कि एनएलपी का सबसे असली उपयोग किसी और को मैनिपुलेट करने में नहीं, बल्कि खुद के दिमाग के मॉडल को दोबारा प्रोग्राम करने में है। सबसे पहले आता है पैटर्न पहचानने का चरण। इसमें तुम्हें यह समझना होता है कि तुम्हारे भीतर कौन से डिफॉल्ट पैटर्न्स बार बार चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या जब भी कोई चुनौती आती है तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो? क्या तुम हर असफलता को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेते हो, या हर तारीफ को शक की नजर से देखते हो? हार्वर्ड कहती हैं कि इन पैटर्न्स को विश्लेषण करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें केवल देखना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस ही रीप्रोग्रामिंग की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम है रीफ्रेमिंग टेक्निक। इसका अर्थ है किसी परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल देना, ताकि दिमाग उसी बात को नए अर्थ में समझे। जैसे अगर तुम सोचते हो मैं डर रहा हूं, तो हार्वर्ड कहती हैं इस फ्रेम को बदलो और कहो मैं उत्साहित हूं, क्योंकि शरीर के स्तर पर डर और उत्साह एक जैसी ऊर्जा होती है, बस उसका नाम अलग होता है। जब तुम नाम बदलते हो, ऊर्जा की दिशा भी बदल जाती है। तीसरा कदम है एंकर टेक्निक। हार्वर्ड कहती हैं कि हर बार जब तुम कोई सकारात्मक भावना महसूस करो, तो उसे किसी छोटे से शारीरिक जेस्चर के साथ जोड़ दो, जैसे उंगलियां दबाना या अपनी कलाई को छूना। कुछ ही बार दोहराने पर यह जेस्चर तुम्हारे दिमाग के लिए एक भावनात्मक शॉर्टकट बन जाएगा। जब भी तुम उसे दोहराओगे, वही भाव अपने आप सक्रिय हो जाएगा, यानी तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन को नियंत्रित करने लगेगा। हार्वर्ड का कहना है कि लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन समझदार लोग एंकर्स बनाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आती है, पर एंकर तुम्हारे नर्वस सिस्टम में दर्ज हो जाती है। चौथा कदम है लैंग्वेज ऑफ द माइंड। एनएलपी का मतलब ही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी तुम्हारा दिमाग भाषा के जरिए प्रोग्राम होता है। जब भी तुम अपने आप से कहते हो मैं कर नहीं सकता या यह मेरे बस की बात नहीं, तो तुम्हारा दिमाग उस आदेश को सच मान लेता है। हार्वर्ड कहती हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक या शक नहीं समझता, वो सिर्फ बार बार दोहराई गई बातों को सच मानता है। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल आदेश की तरह करो। हर दिन जब तुम बोलते हो मैं सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है और हर दोहराव से उन्हें मजबूत करता जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है द रीप्रोग्रामिंग लूप। हार्वर्ड के अनुसार इसमें 5 बातें शामिल हैं। सबसे पहले अपने शरीर और सांस के जरिए अपनी स्थिति बदलो, फिर ध्यान सही दिशा में रखो, यानी समस्या पर नहीं बल्कि उद्देश्य पर। फिर उस स्थिति को नया अर्थ दो, फिर उसी के आधार पर कदम उठाओ, और आखिर में उस सफलता को मनाओ ताकि दिमाग उसे दोहराने की इच्छा रखे। हार्वर्ड लिखती हैं कि जब तुम अपने भीतर की दुनिया को इन्फ्लुएंस करना सीख लेते हो, तब बाहरी दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। असली पर्सुएशन किसी और को बदलने से पहले खुद को दोबारा प्रोग्राम करने से शुरू होती है।
यही है अमांडा हार्वर्ड का एडवांस्ड NLP माइंडसेट। अपने ही मन को इस तरह प्रशिक्षित करना कि इन्फ्लुएंस एक आदत बन जाए, कोशिश नहीं। अमांडा हार्वर्ड यहाँ एक गहरी और असुविधाजनक सच्चाई से शुरुआत करती है। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी यह तय ही नहीं किया कि उनके लिए सफलता का मतलब क्या है। यानी ज्यादातर लोगों की रुकावट संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में बसे पुराने विश्वासों की जकड़ होती है। हार्वर्ड बताती हैं कि सफलता कोई नतीजा नहीं होती, बल्कि एक मानसिक अवस्था होती है। तुम्हारा दिमाग तभी बड़ा सोचता है जब उसे बार बार यह महसूस नहीं कराया जाता कि वह छोटा है। वो कहती हैं कि जिन लोगों की सफलता की परिभाषा स्थिर होती है वे डर के आधार पर काम करते हैं, जबकि जिनकी सफलता की परिभाषा बढ़ती हुई होती है वे शक्ति के आधार पर काम करते हैं। अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि सफलता दुर्लभ है तो तुम्हारा अवचेतन उसी कमी को बार बार दोहराएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को सिखाओ कि सफलता एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जिसे दोहराया जा सकता है, तो तुम्हारा दिमाग हर अवसर को समझना और खोलना सीख जाएगा। हार्वर्ड सफलता के मनोविज्ञान को 3 परतों में समझाती है। पहली परत है पहचान का प्रोग्रामिंग, यानी आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। तुम वही करते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम्हारे अंदर यह धारणा है कि तुम औसत व्यक्ति हो तो तुम हर बड़े मौके को अनजाने में खुद ही खराब कर दोगे। हार्वर्ड कहती हैं कि तुम्हारा आत्मचित्र तुम्हारी सफलता का तापमान नियंत्रक है। जितना ऊंचा तुम खुद को मानते हो उतनी ही ऊंचाई तुम्हारी जिंदगी झेल पाती है। जैसे थर्मोस्टेट की वैल्यू जहां सेट होती है, तापमान वहीं तक पहुंचता है। दूसरी परत है विश्वासों की रिवायरिंग, यानी बिलीफ रिवायरिंग। हर सफल इंसान का दिमाग अपने विश्वासों को बार बार चुनौती देता है। वो हर सीमा पर सवाल उठाता है, क्योंकि NLP की भाषा में विश्वास कुछ और नहीं बल्कि बार बार दोहराए गए विचार हैं जिन्हें कभी चुनौती नहीं दी गई। हार्वर्ड एक अभ्यास सुझाती हैं। जब भी तुम्हारा मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो क्यों नहीं, और जवाब को तार्किक रूप से साबित करने की कोशिश करो। अधिकतर बार तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सीमाएं तार्किक नहीं बल्कि विरासत में मिली होती हैं। तीसरी परत है स्थिति पर महारत, यानी स्टेट मास्टरी। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके पास सबसे अच्छे विचार हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सही समय पर सही मानसिक अवस्था में होते हैं। हार्वर्ड कहती हैं कि भावनाएं ही क्रिया का निर्णय करती हैं। अगर तुम्हारा मानसिक स्तर नीचे है तो तुम्हारे निर्णय डर पर आधारित होंगे। अगर तुम्हारा स्तर ऊंचा है तो वही निर्णय साहसी और दूरदर्शी बन जाएगा। इसलिए वह कहती हैं कि आत्मविश्वास के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसी अवस्थाएं बनाओ जो आत्मविश्वास पैदा करें। हार्वर्ड स्पष्ट करती हैं कि प्रभाव का सबसे परिपक्व रूप नेतृत्व है, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बार बार प्रभावित करने की क्षमता है। वो कहती हैं कि सच्चे नेता दूसरों को प्रेरित नहीं करते, वे भावनात्मक समानता पैदा करते हैं। एक सच्चा नेता लोगों के भीतर वही भावना जगाता है जो खुद उसके भीतर जल रही होती है। वह दिशा नहीं देता, अर्थ देता है, और अर्थ हमेशा कारण से बड़ा होता है। इसके बाद हार्वर्ड एक अनोखा सिद्धांत बताती है जिसे वो इमोशनल कैलिब्रेशन कहती हैं। यही वह कौशल है जो करिश्माई लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोग अपने आसपास के माहौल की भावनात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं और अपने बोलने के तरीके, हाव भाव और गति को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। वे केवल सामने वाले की नकल नहीं करते, बल्कि उसे धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं। अगर सामने वाला बेचैन है तो वे अपनी शांति से उसका संतुलन बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर उठाते हैं। यह प्रक्रिया अवचेतन स्तर पर विश्वास पैदा करती है, क्योंकि दिमाग उन पर भरोसा करता है जो भावनात्मक रूप से तालमेल में होते हैं। हार्वर्ड कहती हैं कि करिश्मा कोई वरदान नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सटीक उपयोग है। किताब के अंतिम हिस्से में हार्वर्ड एक सूत्र देती है जो प्रभाव और सफलता दोनों के बीच पुल का काम करता है। वह कहती हैं कि पहले जागरूकता विकसित करो ताकि समझ सको तुम क्या दोहरा रहे हो, फिर नियंत्रण रखो ताकि गलत पैटर्न दोहराने से बच सको। उसके बाद अनुकूलन यानी एडेप्टेशन सीखो ताकि हर स्थिति में लचीले रहो, और अंत में विस्तार यानी एक्सपेंशन की ओर बढ़ो ताकि उस आराम के क्षेत्र से बाहर निकल सको जहां ज्यादातर लोग अटके रहते हैं। वह लिखती हैं कि प्रभाव, NLP और प्रेरणा जैसी सारी तकनीकें केवल उपकरण हैं। इनका असली उद्देश्य दूसरों को मोड़ना नहीं बल्कि खुद को विकसित करना है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो धीरे धीरे खुद को भी गहराई से समझने लगते हो, और वहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। हार्वर्ड अंत में लिखती हैं कि जिस क्षण तुम अपने विचारों को जागरूकता से प्रभावित करना शुरू करते हो,
उसी क्षण तुम परिस्थितियों के गुलाम होना छोड़ देते हो। सफलता का असली मनोविज्ञान यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना नियंत्रण है, बल्कि यह कि तुम्हारी जागरूकता कितनी गहरी है। अमांडा हार्वर्ड किताब के आखिरी हिस्से में एक बेहद सीधी लेकिन असहज बात कहती हैं। वो लिखती हैं कि ज्यादातर लोग ज्ञान को बदलाव के लिए नहीं बल्कि सजावट के लिए जमा करते हैं। यानी वे प्रभाव, मनोविज्ञान और NLP की बातें जानते तो हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं। यहीं से असली अंतर शुरू होता है, जानकारी और परिवर्तन के बीच का। हार्वर्ड कहती हैं कि जब तुम्हारा सीखा हुआ ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णयों, आदतों और प्रतिक्रियाओं में उतर जाए, तभी असली बदलाव शुरू होता है। वो बताती हैं कि जिंदगी में 3 बातें सबसे अहम हैं। तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो। जब ये तीनों एक दिशा में नहीं चलते, तब इंसान हमेशा भीतर से बिखरा रहता है। बाहर से आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन भीतर असंतोष और अपराध बोध पलता रहता है। हार्वर्ड कहती हैं कि बाहरी प्रभाव तभी पैदा होता है जब भीतर का संरेखण यानी अंदरूनी तालमेल पूरी तरह स्थिर हो। अगर तुम्हारा अवचेतन संदेह में है तो तुम्हारी देह भाषा कभी भरोसेमंद नहीं लगेगी। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम्हारी आवाज में अधिकार नहीं आएगा। इसलिए बदलाव की शुरुआत भीतर के तालमेल से होती है। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म एक ही दिशा में जा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारा प्रभाव अभी अधूरा है। हार्वर्ड इसके बाद एक दिलचस्प उदाहरण देती है। वह बताती हैं कि एक प्रशिक्षित NLP अभ्यासकर्ता और एक स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली नेता में बहुत फर्क होता है। अभ्यासकर्ता हर शब्द और हर इशारे को गणना से करता है, जबकि असली नेता सहजता से बोलता और चलता है, क्योंकि उसके भीतर के पैटर्न अब स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुके होते हैं। हार्वर्ड कहती हैं कि जब तुम किसी प्रक्रिया को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हो तो अभिनय करना बंद कर देते हो और होना शुरू करते हो। तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि तकनीकें याद रखो, बल्कि यह कि वे तुम्हारे सोचने और बोलने के तरीके का हिस्सा बन जाएं। वो आगे बताती हैं कि हर व्यक्ति जिसे तुम प्रभावित करते हो वह तुम्हारे मानसिक विकास का आईना होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी बात से भड़क जाता है तो असल में वह तुम्हारे भीतर के किसी अधूरे हिस्से का प्रतिबिंब होता है। अगर कोई तुम्हारी बात से प्रेरित होता है तो वह तुम्हारी स्पष्टता की झलक है। प्रभाव कभी बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी अंदरूनी अवस्था का प्रतिबिंब होता है। इसलिए हार्वर्ड कहती हैं कि लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, अपनी ऊर्जा की आवृत्ति यानी अपनी आंतरिक तरंगें ऊंची करो। दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ सामंजस्य बैठा लेगी। किताब में आगे वो एक सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र देती है, स्पष्टता, स्थिरता और सामंजस्य। हर प्रभावशाली व्यक्ति में ये 3 गुण पाए जाते हैं। स्पष्टता का मतलब है कि उन्हें पता होता है कि वे क्या व्यक्त करना चाहते हैं। स्थिरता का मतलब है कि उनके शब्द और कर्म हमेशा एक दिशा में चलते हैं। और सामंजस्य का मतलब है कि उनका स्वर, भाव और शारीरिक संकेत सब एक जैसी भाषा बोलते हैं। जब कोई इंसान इन तीनों को जीने लगता है तो वह एक मौन विश्वास का स्रोत बन जाता है। लोग उसे सुनते हैं क्योंकि वह सच्चा लगता है, न कि इसलिए क्योंकि वह जबरदस्ती समझा रहा है। हार्वर्ड इसे मौन अधिकार कहती हैं, वह शक्ति जो बिना बोले भी असर करती है। किताब के अंत में अमांडा हार्वर्ड एक अंतिम मानसिक परिवर्तन की बात करती हैं। वह कहती हैं कि सच्चा प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा उद्देश्य अब दूसरों को मोड़ना नहीं बल्कि उन्हें उनके सर्वोत्तम रूप से जोड़ना बन जाता है। एक परिपक्व प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों को अपनी बात मनवा ले, बल्कि वह जो उन्हें यह महसूस कराए कि वे और बेहतर बन सकते हैं। यह तभी संभव है जब तुम्हारा प्रभाव अहंकार से नहीं, उद्देश्य से निकले। हार्वर्ड इसे उद्देश्य आधारित प्रभाव कहती हैं, जहां तुम्हारी बातों में स्वार्थ नहीं बल्कि सच्ची भावना होती है जो लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद हार्वर्ड इस पूरी अवधारणा को व्यावहारिक रूप देती है। वह कहती हैं कि अगर तुम सच में अपने भीतर एकीकृत प्रभाव को सक्रिय करना चाहते हो तो हर दिन 3 छोटे अभ्यास करो। पहला अभ्यास है निरीक्षण। दिन में कुछ बार अपने शब्दों और शारीरिक संकेतों को देखो कि क्या दोनों एक ही संदेश दे रहे हैं। दूसरा है भावनात्मक जांच। किसी से बात करने से पहले खुद से पूछो कि तुम किस भावना में हो, क्योंकि वही भावना तुम्हारे प्रभाव की दिशा तय करेगी। तीसरा है उद्देश्य पुनः निर्धारण। हर बातचीत से पहले तय करो कि तुम सामने वाले को क्या महसूस कराना चाहते हो, क्योंकि लोग यह नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह याद रखते हैं कि तुमने उन्हें क्या महसूस कराया। किताब के बिल्कुल अंत में अमांडा हार्वर्ड लिखती हैं,
कि जब प्रभाव तुम्हारी स्वाभाविक प्रकृति बन जाता है और जागरूकता तुम्हारी दृष्टि का हिस्सा, तब सफलता तुम्हारे पीछे भागना बंद कर देती है और तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाती है। जब तुम अपने भीतर के पैटर्न को समझकर उन्हें जोड़ लेते हो तो प्रभाव, मनोविज्ञान और नेतृत्व तीनों एक ही प्रणाली में बदल जाते हैं, जहां तुम नियंत्रण नहीं करते बल्कि जुड़ाव पैदा करते हो। द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस कोई चालाकी सिखाने वाली किताब नहीं है। यह मनुष्य की चेतना को गहराई से समझने और ऊंचा उठाने का ढांचा है। अमांडा हार्वर्ड हमें यह एहसास कराती हैं कि प्रभाव का असली उद्देश्य किसी को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को इतना समझ लेना है कि पूरी दुनिया तुम्हारे मन की स्पष्टता को महसूस कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।